कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप, दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं पीएम मोदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र, मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आज की बड़ी खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ही तल्ख लहजे में निशाना साधा है और कहा है कि दोस्त के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो दूसरी रिपोर्ट आई है 1.5 साल के भीतर, यह दूसरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के साथ जिस तरह से सेबी की चेयरपर्सन का नाम आया है, उसे लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इस मामले में कोई जांच नहीं कराना चाहते हैं। विपक्ष की जो जेपीसी से जांच कराने की मांग है संयुक्त संसदीय समिति से, उसको वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें उनके दोस्त फंस रहे हैं, इसलिए कि उसमें वो खुद उनका नाम आ सकता है, इसलिए कि उनकी इसके अलावा तमाम जो अपने दोस्तों के साथ, कॉरपोरेट घरानों के साथ जिस तरह से उनकी अपनी एक संलिप्तता है, जगजाहिर है, ये विपक्ष का आरोप है, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इसे लेकर अब विपक्ष सीधे नरेंद्र मोदी पर, पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। यह बड़ा आरोप है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश के लिए, मित्र के लिए पूरे देश को वो धोखा दे रहे हैं। एक लाइन का ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का, जो उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया है। मोदी दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। दोस्त यानी गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के सर्वे सर्वा। और यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी के साथ, सेबी की चेयरपर्सन के साथ मिलकर जैसे शेयर मार्केट में एक उतार चढ़ाव अपने हिसाब से आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से लाने की कोशिश की गई है, उससे उन्होंने पूरे देश को धोखा दिया है और जानबूझकर वो इस मामले में जेपीसी की मांग, जो पिछले 1.5 साल से जेपीसी, जब पहली रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई थी तभी से जेपीसी की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन वो मांग नहीं मानी जा रही है। पहले राज्यसभा सदस्य, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में झूठ बोला है, गलत बयानी की है, पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा जब तक संजय सिंह का यह भी आरोप है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर हैं, तब तक इस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकती, गौतम अडानी के मामले की जांच नहीं हो सकती। अडानी और अंबानी यानी कुछ कॉरपोरेट घरानों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, सारी चीजें, देश की तमाम चीजों को उन्हें सौंपना चाहती है। इसे लेकर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक हमलावर रहते हैं और उनकी जो तमाम पुरानी जो आरोप हैं वो धीरे धीरे जिस तरह से दुनिया भर की रिपोर्ट्स के जरिए, यहां के साक्ष्यों के जरिए वो एक तरह से साबित होती दिखाई पड़ रही हैं। अब विपक्ष इस मामले में जो हिंडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट है, इसको लेकर पूरी तरह से हमलावर है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहा है, प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसके अलावा ये भी कई चीजें, एक बहुत ही दिलचस्प बात आई है कि ऐसे मामलों में जब भी जो भी आरोप लगाता है या जो भी सरकार को, प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हो जाती है, जांच एजेंसियां करने लगती है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने खुद ही ट्वीट कर बताया था कि संसद में जिस तरह से उन्होंने बजट की आलोचना की है, उसकी वजह से उनको सूचना मिली है कि उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अभी कल भी हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज में भी इस बात की चर्चा की थी कि कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि ईडी जल्दी ही उनसे पूछताछ कर सकती है। ईडी पहले भी राहुल गांधी से 55 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने खुद किया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, आज सुप्रिया सुले जो एनसीपी की नेता हैं, उन्होंने कहा, मैं जब भी सरकार के खिलाफ संसद में बोलती हूं, अगले दिन मेरे पति के खिलाफ इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। बहुत ही गंभीर आरोप है और इस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए हैं। कई नेताओं को जेल भी भेजा गया है। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी ने इस मामले में क्या कहा था कि किस तरह से ईडी, वो जो लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, और अभी भी उसी अपने स्टैंड पर क्लियर रहते हैं क्योंकि उनके पास तमाम सबूत हैं, साक्ष्य हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स, कई गवाह भी हैं।
तो राहुल गांधी को भी लगातार इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। ईडी ने खुद उनसे 55 घंटे तक पूछताछ की थी। सुनते हैं क्या कहा था राहुल गांधी ने। नोट किया है कि सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं। मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार मेरे परदादा। तो बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया और राहुल गांधी को हम सुन रहे थे सभा में, वो बोल रहे थे, ये पुरानी बाइट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी ने उनसे 55 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन जब बुलाया वो खुद गए। कहने का मतलब यह है कि जब भी इस तरह से जो भी विपक्ष के नेता या कोई भी विपक्ष के ही नेता नहीं, चाहे वो मीडिया संगठन हो चाहे जो भी हो, अगर वो आवाज उठाएंगे तो उनके खिलाफ इस तरह की एजेंसियों की कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती है। और उसके बहुत सारे ये उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, सुप्रिया सुले ने भी ये कहा, कई नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आए और कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो भी चुकी है। लेकिन अब ये मसला ऐसा है, हिंडनबर्ग की ये जो दूसरी रिपोर्ट आई है, ये सरकार के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि सरकार को अब सहयोगी दलों का भी समर्थन इसमें मिल पाना मुश्किल है। पार्टी के भीतर भी उस तरह का समर्थन मिल पाना मुश्किल है जिस तरह से पहले मिलता रहा है। और इसके अलावा तमाम जो दूसरे लोगों के समर्थन वो हासिल कर लिया करते थे, या जिस तरह से इस पर बिना चर्चा किए या विपक्ष को रोकने की कोशिश करते थे, शायद अब वो स्थितियां नहीं हैं। उसका सीधे सीधे कई उदाहरण पिछले 4 जून से लेकर अब तक ऐसे कई उदाहरण देखने में आए हैं। 4 जून की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं, सरकार भले बन गई है लेकिन किस तरह से वो दबाव में काम कर रही है। और उस तरह से जो विपक्ष का आरोप है कि उच्च श्रृंखलता के साथ काम कर रही थी, बिना किसी की बात सुने, न सहयोगी दलों की और न ही विपक्ष की, अब वो स्थितियां नहीं है। ताजा तरीन उदाहरण ये है कि ब्रॉडकास्ट बिल, प्रसारण विधेयक सरकार लाने जा रही थी, पूरी कोशिश उसकी थी बिल्कुल उसी तरह से जैसे वक्फ संशोधन बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई, लेकिन वहां लोकसभा में पेश करने के बाद भी मजबूर होकर उसे जेपीसी को सौंपना पड़ा। ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए वो ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की बातों को एक तरह से सेंसर करने का प्रयास था। ये ब्रॉडकास्ट बिल, बड़ी आलोचना हो रही थी, विपक्ष भी आलोचना कर रहा था, मीडिया से जुड़े लोग कर रहे थे, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, मीडिया से जुड़ी संस्थाएं कर रही थी, और इसके अलावा सहयोगी दलों की ओर से भी इसके विरोध में खबरें आ रही थी। इसका उदाहरण ये है कि वक्फ संशोधन विधेयक की तरह इसको पेश होने से पहले ही होल्ड पर रख दिया गया है, यानी इसको एक तरह से कह लीजिए कि वापस ले लिया गया है। अमलेंदु जी, इन परिस्थितियों में क्या लग रहा है कि ये जो जेपीसी की मांग है सरकार विपक्ष की, कि इस मामले में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ तमाम आरोप लगे हैं और शेयर बाजार में एक उथल पुथल लाने की कोशिश के आरोप लगे हैं, इस पर क्या जेपीसी की मांग स्वीकार करेगी सरकार? नहीं करेगी तो क्या वैसे ही वो जवाब देती रहेगी, जैसे पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के कई नेताओं को लगा दिया गया
है। हालांकि उनमें कोई भी उस तरह से ठोस कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, सिवाय इसके कि ये देशद्रोही कदम है, देश के खिलाफ कदम है और इस तरह की आवाज उठाने वाले लोग देश को अस्थिर कर रहे हैं, जो पिछले 10 साल से ऐसे तमाम मुद्दों पर होता आया है जब सरकार को घेरा जाता है। देखिए, सरकार जब घिरती है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी घिरेगा, सरकार तो सरकार है, सरकार घिरेगी तो अपने बचाव के रास्ते कुछ ना कुछ ढूंढेगी। तो बचाव के रास्ते चूंकि सरकार के पास कोई तर्क नहीं है और जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें सरकार जो है वो ज़बरदस्त तरीके से घिरती नज़र आ रही है, तो फिर वो उसका रूट जो है वो डाइवर्ट करना चाहती है सरकार। तो हमले जो है वो राहुल गांधी के ऊपर कराना शुरू कर दिए जाते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि कल की जिस तरीके से कंगना रनौत ने हमला बोला, गिरिराज सिंह ने बोला, उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला, पूरी ट्रोल आर्मी जो थी वो लगी रही इस बात को लेकर कि हिंडनबर्ग की विदेशी साजिश है। भाई, अगर विदेशी साजिश है, आपकी बात मान भी ली जाए विदेशी साजिश है, तो देश के अंदर बैठे हुए लोग उस साजिश को विफल करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल है। तो जो जांच कराइए, साजिश कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, तो जांच कराइए। दूसरी बात ये कि कहा था उन्होंने, अडानी ने पहले कि हम इस पे मुकदमा कायम करेंगे हिंडनबर्ग पे अमेरिकी अदालत में, अभी तक वो मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ? अगर कर दिया गया होता तो अगर ये साजिश थी तो साजिश नहीं होती, और उसने तो चैलेंज दिया था कि आइए आप यहाँ आके मुकदमा कीजिए, हम तैयार बैठे हुए हैं। तो अब ये तो दूसरा सवाल समीर जी है कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, अडानी और सेबी को लेकर के अगर उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें बीच में कूदने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल। आप सेबी की चेयरपर्सन का बचाव करने के लिए क्यों उतर रहे हैं? और जबकि वो स्वीकार कर रही है कि वो हाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और जो कल जो उसने ट्वीट किया हिंडनबर्ग ने, वो यही ट्वीट किया कि भाई ये तो हमारे आरोपों की स्वीकारोक्ति कर रही है कि हाँ इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की समझ में असल में नहीं आ रहा है कि इस मसले से बाहर निकला कैसे जाना है। और आज जो कांग्रेस का ट्वीट है, जो हम लोग दिखा भी रहे हैं, उसने आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी अपने दोस्त को बचाने के लिए देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो लंबा चौड़ा एक वो वीडियो ट्वीट है असल में उसमें, और उसमें कुछ तकनीकी चीज़ें इसकी वजह से हम उसको पूरा नहीं दिखा सकते हैं इसको कि मोदी दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। हाँ, धोखा दे रहे हैं, तो हम उसका स्क्रीनशॉट दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उस तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम उसको पूरा नहीं दिखा सकते हैं। तो ये जो है उसमें, तो ये उसमें बहुत आरोप लगाए हैं इस ट्वीट में। उन्होंने अपना जो वीडियो पूरा जारी किया है कि देश को लूटा जा रहा है, किस तरीके से निवेशकों का पैसा हड़पा जा रहा है, ये सारे बहुत सारे आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। तो अब ये खैर ये दो राजनीतिक दलों के बीच की आपस की लड़ाई हो सकती है कि कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई से परे हटकर समीर जी अगर देखा जाए तो जो जनता के सवाल है, जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, क्या उनका पैसा सुरक्षित है? सवाल यह है, इस पे बीजेपी को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। बीजेपी क्या ना, सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण ना आकर, और बीजेपी की अगर ट्रोल आर्मी इस पे स्पष्टीकरण देती है, तो वो तो एक राजनीतिक लड़ाई को आप गोल पोस्ट चेंज करने की आप कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस आरोपों पर हिंडनबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है दूसरी, इस पर सरकार का आधिकारिक रुख क्या है? वित्त मंत्री ने इस पर सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य जारी किया क्या? या जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने इस पर कोई अपना रुख स्पष्ट किया? किसी ने अभी तक कोई रुख स्पष्ट नहीं किया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। कल किसी ने कुछ आया हो तो हम नहीं कह सकते, मेरी नज़र से अभी तक कुछ नहीं गुजरा। तो ये है, और आज ये उनकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की और कई बड़े नेताओं की एक बैठक भी हो रही है कांग्रेस के दफ्तर में। राहुल गांधी वहाँ पहुँचे हुए हैं, थोड़ी देर पहले वहाँ पहुँचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पहुँचेंगे। तो उस बैठक में भी चर्चा ये होनी है कि किस तरीके से इस मसले को आगे ले जाया जाना है, और जो कोटा की जो बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर पार्टी को क्या एक्शन लेना है, उस तो ये बैठक होगी, तो उसकी भी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। हालांकि पार्टी ने एक अभी स्पष्ट किया है कि उसका जो है वो नहीं चाहती है कि आरक्षण पर ये कोटा विद इन कोटा की जो बात है उसकी वो समर्थक नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, खास तौर पर हिंडनबर्ग का मुद्दा है, अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार भी नहीं बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के ऊपर ये निशाना साध रहा है। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है, संजय सिंह ने इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा इस मामले में तमाम दूसरे राजनीतिक दलों ने भी मांग की है। और एक गंभीर बात यह है, गंभीर मुद्दा यह है कि जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ बयानबाजी तक तो ठीक है, लेकिन यह जो आरोप है कि बयानबाजी ही नहीं बल्कि एजेंसियां उनके पीछे लग जा रही हैं, जैसे ही उनका विरोध जैसा बयान आता है। सुप्रिया
प्रिया सुले ने ये बात कही, एनसीपी की नेता की। उनके यहाँ जब जब ये ऐसा होता है कि वो संसद में बोलती हैं, सरकार के खिलाफ बोलती हैं, उसके अगले दिन उनके पति को जो है वो इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाता है। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ एजेंसियां लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार ये मांग करते रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने विजुअल्स दिखाए थे जिसमें वो पार्लियामेंट के भीतर ये आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अडानी की तस्वीरों को दिखाकर कह रहे हैं। उसी का ये एक्सटेंशन हम मान सकते हैं जो आज ये ट्वीट किया है कि दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संजय सिंह ने इस मामले को लेकर कैसे पूरे सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरे में लिया है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये देखें, ये राहुल गांधी का जो लोकसभा के भीतर ये विजुअल है, वो सीधे उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। हालांकि उसको लेकर सख्त आपत्ति जताई थी स्पीकर ओम बिरला ने। अभी पिछले सत्र में भी जब अडानी और अंबानी का नाम लिया राहुल गांधी ने, तब हिंडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट नहीं आई थी। उस वक्त भी काफ़ी आपत्ति जताई स्पीकर ओम बिरला ने कि आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं। और बड़ी उस समय एक दिलचस्प सिचुएशन बनी कि राहुल गांधी ने कहा फिर ठीक है, मैं अंबानी अडानी नहीं बल्कि A1 और A2 कहकर बुलाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा ये मुद्दा है और राहुल गांधी का आरोप था कि चूंकि ये दो लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था और देश की पूरी राजनीति की धुरी में हैं, इन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें तय हो रही हैं, चल रही हैं, तो इनका नाम कैसे नहीं लिया जाएगा संसद में। खैर, लेकिन अब ये मामला जब दूसरी रिपोर्ट आई है, जिसमें पहले ही रिपोर्ट में एक तरह से अडानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषमुक्त बता दिया है। हालांकि ऐसा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस मांग को नकारा था कि मांग को कोई इजाजत नहीं दी थी कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन अब जो दूसरी रिपोर्ट है, ये सीधे तौर पर जिस तरह से सेबी के चेयरपर्सन को घेर रही है, सेबी की चेयरपर्सन की नियुक्ति प्रधानमंत्री के जरिए हो रही है। उसके पहले वो इसमें बोर्ड की मेंबर रही हैं। उसके पहले उनके अडानी की कंपनियों में उन्होंने निवेश कर रखा है। तो ये पूरे तार जो जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री अडानी और सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच, इनके बीच के रिश्तों को जाहिर कर रहे हैं। और इनके रिश्तों की वजह से क्या नुकसान हुआ है, वो सुनते हैं संजय सिंह ने किस तरह से उसको बताया और क्यों वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे, तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्रॉफ करके है, वो समधी है सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया, सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए। तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है।
और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी वो शामिल है। तो संजय सिंह का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल हैं और उनके रहते ये जांच नहीं हो सकती। उनका दोस्त, और वही बात कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे हैं पीएम मोदी। ये बड़ा आरोप है। अब इन आरोपों के बीच पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं? सामान्य रूप से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ऐसे मुद्दों पर उनका कोई जवाब आता नहीं है। संसद के भीतर जबरन जब उनसे जवाब मांगने की कोशिश भी की जाती है तब भी उस पर नहीं आता। हम लोगों ने मणिपुर के मामले में देख रखा है, बहुमत की एक सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि उस पर प्रधानमंत्री बोलें, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना जरूरी होता है। मणिपुर के मुद्दे पर लाया गया, लेकिन उस पर भी उन्होंने मणिपुर के बारे में जो विपक्ष के सवाल थे उसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दिया। तो अब इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्या कार्रवाई होगी? जेपीसी की मांग जो की जा रही है, जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग की जा रही है, ये मांग स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? विपक्षी नेताओं का, संजय सिंह का जिस तरह से कहना है, या विश्लेषकों का भी ये कहना है कि बहुत मुश्किल है कि इस मांग को वो स्वीकार करें विपक्ष की, इसलिए क्योंकि वास्तव में इसके तार कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचेंगे ही, उन तक पहुंचेंगे ही। उसमें कोई एक यही मसला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। बहरहाल इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जेपीसी की मांग अब बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी की है। उन्होंने अपना ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि या तो जेपीसी से इसकी जांच कराई जाए या तो फिर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन इतना बड़ा मामला जो देश भर के लोगों से जुड़ा है, लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, शेयर बाजार में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करोड़ों लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है, उससे जुड़ा यह मामला है, तो उसकी जांच जरूरी है, चाहे वो जेपीसी करे और चाहे उसकी जुडिशियल या न्यायिक जांच उसकी कराई जाए। मायावती ने क्या ट्वीट किया है उसे हम देखते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस पर सरकार को घेरा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा विपक्ष इस मामले में एकजुट है और इसे लेकर विपक्ष जेपीसी की मांग लगातार कर रहा है। मायावती का ट्वीट एक बार देखते हैं, बीएसपी नेता मायावती ने क्या कहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। और इस रिपोर्ट को लेकर लगातार जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनके खिलाफ एजेंसियों का, जो जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट है कि पहले अडानी ग्रुप और अब सेबी चीफ संबंधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्ती चर्चाओं में है तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देश हित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अडानी और सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उबाल पर है। उसका अगला पार्ट है ट्वीट का उनके कि वैसे ये मुद्दा अब सत्ता और विपक्ष के वाद विवाद से परे केंद्र की अपनी साख और विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार को अब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच अर्थात जेपीसी या जुडिशियल जांच जरूर बैठा देनी चाहिए थी, तो ये बेहतर होता। मायावती भी यही कह रही हैं कि अब तक क्यों नहीं इसकी जेपीसी से जांच कराई गई, जबकि विपक्ष की ये मांग है जेपीसी से इसकी जांच कराई जाए या फिर इसकी न्यायिक जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। और इसे लेकर विपक्ष के नेताओं के अलावा, इंडिया गठबंधन के नेताओं के अलावा, इंडिया गठबंधन से अलग जो नेता हैं, बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन मायावती, बीएसपी नेता मायावती ने भी जेपीसी जांच कराए जाने की मांग की है और ये कहा है कि जब इसकी जांच पहले ही करा लेनी चाहिए थी। और विपक्ष भी ये मांग पहले से ही कर रहा है, जब से हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी तभी से जेपीसी की मांग जारी है। अमलेंदु जी, इस पर जिस तरह से अब देखिए कि जो बीएसपी नेता मायावती ने, उनके ऊपर ये आरोप लगे कि वो बीजेपी का साथ दे रही हैं, सरकार के साथ में हैं। अभी वो बाई इलेक्शंस में भी उन्होंने घोषणा की, उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर, विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें भी उन्होंने घोषणा की कि वो उम्मीदवार खड़े करेंगी और वो बाई इलेक्शंस अभी तक नहीं लड़ती थी, उस अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए। लेकिन इस बार वो बाकायदा घोषणा करके उपचुनाव लड़ रही हैं। उसमें भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन ये जो ट्वीट है
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सिलसिले में किसकी जेपीसी से जांच कराई जाए, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या अब बीजेपी का साथ देने का जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, या जो प्रत्यक्ष ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से भी साथ हैं, वो भी इस मामले में उससे दूर होते जा रहे हैं? देखिए समीर, अब विरोध में नहीं, असल में अब ये दूसरे दल जो है उनके सामने, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी हैं और जो पीछे से समर्थन देते हैं, उनके सामने भी संकट ये है कि वो इतने बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ किस तरीके से दें। मायावती तो चलिए घोषित तौर पर साथ में नहीं है, पीछे से मदद करती रहती हैं, आरोप लगता है इस तरीके का। विपक्ष खासतौर से आरोप लगाता है कि वो मदद करती हैं, चुनाव के दौरान भी आरोप लगे। लेकिन जो सहयोगी दल हैं, JDU या TDP या LJP, इन्होंने भी तो समर्थन नहीं किया इस समय सरकार का। इस समय समीर जी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी कि 15 अगस्त को आतिशी को झंडा फहराने दिया जाए उनकी जगह पे, उसको दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं, उन्होंने गोपाल राय को चिट्ठी, जो गोपाल राय मंत्री हैं, उनको चिट्ठी लिखकर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं फहरा सकती हैं आतिशी झंडा। उनका कहना यह है, अपर सचिव का, अतिरिक्त मुख्य सचिव का, कि जो पत्र भेजा गया है वो जेल के बाहर से भेजा गया है, तो ये अनुमेय संचार की श्रेणी है, उसमें नहीं आता है ये पत्र। यानी अरविंद केजरीवाल का पत्र जो भेजा गया है वो अनुमेय संचार की श्रेणी में नहीं आता है, और हम उसकी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। यानी आतिशी को झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख करके कहा था कि आतिशी उनकी जगह पे झंडा फहराएंगे। इधर जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला CBI द्वारा, उसके विरोध में जो उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की, उस पर 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो 20 अगस्त तक अब ये मामला टल गया एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी कि गिरफ्तारी CBI ने जो की है वो वैध है या अवैध है, या जिस तरीके से ED ने गिरफ्तारी अवैध की थी उसी तरीके से CBI की गिरफ्तारी भी अवैध है। तो ये 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तय होगा समीर जी। जी, और इस बीच में ये उसकी अनुमति नहीं दी है प्रशासन विभाग ने कि आतिशी अरविंद केजरीवाल पर की जगह पर झंडा फहरा सकती हैं, वो भी सीनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको ये अनुमति नहीं दी गई है। तो अब लेकिन ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सवाल है, इस पर जिस तरह से अब विपक्ष की लामबंदी दिख रही है और सत्ता पक्ष की जिस तरह से उस पर प्रहार किए जा रहे हैं, किस पर? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर यह नहीं बताया जा रहा है कि उसका मामला अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, सेबी से जुड़ा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना रिएक्ट कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अब सीधे सवाल उठाने वालों पर निशाना साध रही है और उनको एक तरह से वो देश को अस्थिर करने का और न जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी इस मामले में अडानी का, सेबी का बचाव क्यों कर रही है। पर उसका उत्तर भी बड़ा साफ है, हालांकि इसका बीजेपी के लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उत्तर ये साफ है कि सीधे तौर पर निशाना प्रधानमंत्री के ऊपर लगा है। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट एक लाइन का है, लेकिन वो इतना गंभीर ट्वीट है जो कि इस पूरे सिस्टम को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से एक बचाव किया जा रहा है, बचाव करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, समर्थन देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रोत्साहन देने के आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ एक कॉरपोरेट्स घरानों को, वो बिल्कुल साफ तौर पर वो उस नेक्सस का, उस पूरे षड्यंत्र का एक तरह से वो एक निचोड़ है। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट देखते हैं कि क्या लिखा है। पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है कि एक और ट्वीट आया है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये एक ग्राफिक्स के जरिए उन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन इसके पहले जिस ट्वीट की हम लोग चर्चा कर रहे थे वो बड़ा गंभीर ट्वीट है। उसमें लिखा है कि दोस्त को बचाने के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये जो अमलेंदु जी, बिल्कुल इस ट्वीट का जिक्र किया मैंने अभी, और ये पूरा ग्राफिक्स से बताया जा रहा है। अब ये क्या दिखा रहा है, एक तरह से ये पिंच करने वाला है। वो उस ट्वीट में तो गंभीरता थी दूसरे तरह की, और कि किस तरह से प्रधानमंत्री की संलिप्तता है, लेकिन इस ट्वीट में हम क्या देख रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है इस ट्वीट के माध्यम से?
इसमें समीर जी कांग्रेस सीधे सीधे कहना चाहती है कि ये जो भी मामला चल रहा है, जो भी प्रकरण है हिंडनबर्ग का या अडानी का या सेबी चीफ का, इसमें संलिप्तता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये कहना चाहती है, साफ साफ वो लिख रहे हैं गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो ये जो फिल्म का गाना था गोलमाल है वही सब गोलमाल है, सीधे रास्ते यहाँ उल्टी चाल है, तो वो उसको लेते हुए वहाँ से मुझे लगता है गोलमाल है वही सब गोलमाल है, ये उसको उन्होंने लिया है। और ये गोलमाल बताने की कोशिशें की हैं किस तरीके से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, किस तरीके से माधवी बुच के साथ दिखाया गया है निर्मला सीतारमन को। और ये भी उसमें आगे जो लिखा हुआ है कि जो अडानी ग्रुप की ये ऑफशोर कंपनियां हैं उनमें कैसे माधवी बुच ने, जो सेबी की चेयरपर्सन है, उन्होंने इन्वेस्ट किया और फिर उनको बना दिया गया सेबी का चीफ बना दिया गया, चेयरपर्सन अध्यक्ष बना दिया गया। उन्हीं को जांच सौंपी गई कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसी सेबी को जांच सौंपी गई। तो इसीलिए ये लिख रहा है कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट, शायद यही कहना चाह रहा है कि सब गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है समीर जी, विपक्ष के आरोप ये हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की इसमें संलिप्तता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई सहयोग नहीं है, तो होता क्या कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी पे आरोप लगे और एक चेयरपर्सन सेबी की उसके ऊपर आरोप लगे, उन आरोपों की जांच कराई जाती और जांच में जो भी दोषी पाया जाता या नहीं पाया जाता तो वो क्या कर दिया जाता। यहाँ तो ये है कि अडानी के खिलाफ मामला उठा, सेबी को जांच सौंपी गई, जिसने जांच की उस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसका निवेश अडानी की कंपनियों में है। अब दूसरी सरकार होती और उसका अगर इसमें कोई रोल नहीं होता, विपक्ष का जो कहना है, हमारा कहना नहीं है, विपक्ष का कहना है, तो इसमें तुरंत वो जांच कराती। और एक सामान्य समझ ये कहती है समीर जी कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, बात की चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं और इतने गंभीर आरोप हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है, हालांकि वो राहुल गांधी पर आरोप लगाती हुई कह रही है कि राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं। तो अगर ये बात सच भी मान ली जाए भारतीय जनता पार्टी की, राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी, उसका क्या दायित्व बनता है? उसका दायित्व ये बनता है कि उस अस्थिरता को रोके। और अस्थिरता कैसे रोकी जा सकती है? माधवी बुच के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका इस्तीफा हो और इसकी जांच कराई जाए कि उनका निवेश है कि नहीं, और निवेश था तो उन्होंने जांच कैसे कर ली, और जो क्लीन चिट अडानी को दी गई थी वो क्लीन चिट वापस हो, उसकी फिर से जांच हो। ये एक स्वच्छ रास्ता हो सकता है सरकार के लिए, पर सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार की इसमें संलिप्तता नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर इसमें कोई हाथ नहीं है, तो सरकार को इसकी जेपीसी जांच कराने में या इसकी दूसरी कोई जांच कराने में आखिर हानि क्या है? सरकार इसकी जांच कराना क्यों नहीं चाहती है? और अब जेपीसी की मांग जो है, जो उठ रही है, उसको देखिए, कल रोहित पवार जो है एनसीपी शरद पवार के नेता, उन्होंने भी इसकी मांग कर दी कि जेपीसी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रच्छन्न सहयोगी समझी जाती हैं, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि मायावती समर्थन करती रहती हैं। इस चुनाव में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। वो भी कह रही है कि जेपीसी जांच होनी चाहिए। हालांकि वो बैलेंस करके चल रही है कि साहब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का मामला है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का मामला नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था के साथ विश्वासघात का मामला है। तो इसको अगर आप ये भी मान लें कि दो दलों के या दो गठबंधनों के बीच का अगर झगड़ा है, तब भी ये देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, तो इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। मायावती भी इसकी मांग कर रही हैं, तो इसका रास्ता जेपीसी जांच ही एक तरीके से बन सकता है। और विपक्ष के अलावा या विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल नहीं है, वो भी इसकी मांग कर रहे हैं। और अमलेंदु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता पक्ष का अगर ये आरोप है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे देश की स्थिरता को खतरा है, तो फिर उसकी तो सबसे उच्च स्तरीय जो हो सकती है, उच्चतम स्तरीय जो जांच होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और जेपीसी को माना जाता है कि इसमें काफ़ी कुछ, हालांकि ऐसा तो दावा नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें साफ हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि जेपीसी में ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों के इसमें सदस्य होते हैं। इसका गठन उस जांच के लिए होगा, किसी को भी वो सम्मन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट मंगा सकते हैं, तमाम पक्षों को, किसी भी जांच एजेंसी के प्रमुख को बुला सकते हैं। जितनी भी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व होंगी या हो सकती हैं, उनको बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, और वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भी आएंगी, क्योंकि उस जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही नहीं बल्कि तमाम दलों के सांसद होते हैं, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। तो अगर जेपीसी की मांग से बचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बड़ी मछलियों को इसमें उनके शामिल होने को, वो भी शामिल है और उनका नाम ना आने पाए, इसलिए जेपीसी की मांग नहीं मानी जा रही है। अब बड़ी मछलियां कौन है? अब तो सीधे तौर पर आरोप अमलेंदु जी प्रधानमंत्री पर ही लग रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली इस बात को कह रही है कि
जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी देश की, वो कह रही है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। तो फिर अगर अभी जेपीसी की नाम मांग नहीं मानी जाएगी तो ये जो आरोप विपक्ष का है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें खुद शामिल हैं, मुझे लगता है कि वो आरोप जनता तक अब पहुंच जाएगा कि इसका मतलब अगर नहीं आप करा रहे हैं जांच तो दाल में कुछ काला जरूर है। हाँ बिल्कुल, ये जनता के भी संदेश जाएगा कि अगर इसकी जांच नहीं हो रही है तो जांच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, दाल में कुछ ना कुछ काला है, जो आपने कहा कि ये निश्चित तौर पे जनता के बीच संदेश जा रहा है और जनता इसको इसी तरीके से देख रही है। तो इसलिए जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब इससे आर्थिक अस्थिरता पैदा हो रही है, तो आर्थिक अस्थिरता को रोकने के लिए आपको माधवी बुच पे कार्रवाई करनी होगी, उनका सेबी चीफ के पद से इस्तीफा लेना होगा, वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो उनको बर्खास्त करना होगा और उस पर जांच बैठानी होगी, जेपीसी उसकी जांच करे। यही एक सर्वसम्मत रास्ता हो सकता है। और जेपीसी में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होंगे, ऐसा थोड़ी विपक्ष के उसमें लोग होंगे भाई। संसद के अंदर जो संख्या वाले है उसके हिसाब से लोग होंगे, लोकसभा और उसके 31 लोगों की बनी है जो कमेटी वक्फ के ऊपर। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद, जाहिर सी बात है कि लगभग आधे जो है वो सत्तारूढ़ दल के ही, आधे से कुछ ज़्यादा ही है। तो ये जेपीसी बनेगी तो इसमें भी आधे से ज़्यादा होंगे। लेकिन जब जेपीसी बनती है समीर जी, तो उसमें जो तमाम सदस्य होते हैं उनको बहुत सारे प्रशासनिक और एक तरीके से कहा जाए कानूनी अधिकार होते हैं। वो बहुत सी कुछ सवालात कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को मंगवा सकते हैं, उस पर हो सकता है। और जब उसकी रिपोर्ट तैयार होती है उसमें डिसेंट नोट्स भी लगते हैं। तो सरकार का को जो खतरा लगता है या भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगता है जेपीसी से, वो यही लगता है कि जेपीसी में अगर मामला जाएगा तो फिर डिसेंट नोट्स भी लगेंगे और पता नहीं कौन सदस्य किस चीज़ की मांग कर दे, उससे क्या नई परतें खुलकर के सामने आने लग जाएं और ये भ्रष्टाचार के घोटाले खुलेंगे तो कहाँ तक खुले जाएंगे। ऐसा समझा जाता है कि विपक्ष ये सोच रहा है कि बीजेपी इसलिए जेपीसी की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है। अब बीजेपी क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, बीजेपी यानी उसको स्वीकार नहीं कर रही है, जैसे कि मायावती जी भी कह रही हैं कि भाई सर्वसम्मत रास्ता यही हो सकता है किसी भी विवाद का हल होने का कि इसके लिए जेपीसी बने। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि जेपीसी बनेगी तो उसमें ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के उसमें लोग होंगे, तकरार भी उनके अंदर होगी, लेकिन वो एक संवैधानिक दायरे के अंदर तकरार जो भी होगी, रिपोर्ट जो आएगी वो तो फिर मिलकर तैयार होगी ना, उससे कंप्रहेंसिव होगी और बहुत सारे पहलू उस पर खुलकर आ सकते हैं। और अगर नहीं है कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं है या अडानी पाक साफ है, पूरा मामला सब पाक साफ है, तो वो भी चीजें सब सामने आ जाएंगी। तो इसलिए अगर कोई घपला नहीं है तो जेपीसी से डरने की कोई आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। बाकी अभी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो विपक्ष की जेपीसी की मांग मानती है कि नहीं मानती है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये जेपीसी की मांग मानना ना मानना तो सही बात है, सरकार के ऊपर है। लेकिन अब जब हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई, पहली रिपोर्ट में जिस तरह से जो उसके आरोप थे, उन आरोपों के बाद जांच दी गई सेबी को, और दूसरी रिपोर्ट सीधे तौर पर यह बता रही है कि सेबी प्रमुख का अडानी की कंपनियों में, ऑफशोर कंपनियों में, उसकी जो कंपनियां मॉरिशस से संचालित हो रही हैं, दूसरी जगहों से संचालित हो रही हैं, उनमें उन्होंने निवेश किया हुआ है। और जब वो निवेश उसमें उनका है, यानी वो खुद उसमें एक तरह से लाभार्थी हैं, तो वो उसकी जांच क्या कर सकती हैं। और इन चीज़ों को जानने के बावजूद सरकार ने उनको कैसे सेबी का चीफ बना दिया, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये सारे सवाल अगर बिल्कुल सीधे तौर पर हैं, जो आम आदमी की समझ में आ रहे हैं, तो लेकिन फिर इनके पीछे किस तरह से बड़ा खेल हो रहा है वो जनता जानना चाहती है। विपक्ष उसी पर सवाल पूछ रहा है कि आखिर जेपीसी से जांच कराने में सरकार को क्या दिक्कत है। लाखों करोड़ रुपए का ये मामला है और यही नहीं, इसमें करोड़ों लोगों की जो निवेश होता है, प्रत्यक्ष निवेश होता है चाहे परोक्ष निवेश। बहुत सारे लोग डायरेक्ट नहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन वो किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर और तरीकों से उनका भी पैसा उसमें लगा ही रहता है। इन स्थितियों में अगर ये करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ, देश के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें सरकार को जेपीसी बनाने से, जेपीसी से जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है। अब एक बार संजय सिंह को फिर से सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने जेपीसी की मांग के लिए क्या कहा और क्यों प्रधानमंत्री से इस्तीफे की वो मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से।
सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्राफ करके है, वो समधी है, सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए। तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी, वो शामिल। तो लाखों करोड़ रुपए के इस घोटाले से आम आदमी भी जुड़ा हुआ है और इसके दोषी हैं, इसमें शामिल हैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके दोस्त गौतम अडानी। ये आरोप संजय सिंह का है, आम आदमी पार्टी के नेता। कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरह से ट्वीट किया है आज और उसमें लिखा है कि ये अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। ये आरोप अब सीधे तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले में पूरी तरह से प्रधानमंत्री घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आज चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन इस जो एक और महत्वपूर्ण सूचना है वो भी हम आपसे साझा करते हैं कि दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने अरविंद केजरीवाल के अनुरोध पर उन्होंने अनुरोध किया था कि चूंकि वो जेल में बंद है, 15 अगस्त को झंडा फहराने की जिम्मेदारी जो सीनियर मिनिस्टर हैं आतिशी उनको दे दी जाए, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने वो ऐसा करने से मना कर दिया है। क्या है पूरी जानकारी, क्या है अमलेंदु जी? और इस पर मनीष सिसोदिया ने भी कुछ कहा है, उनको सुनवाएंगे। क्या है पूरा मामला? ये है कि गोपाल राय ने कल एक चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि वो मिले थे अरविंद केजरीवाल से और अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि आतिशी झंडा फहराएं। उस पर जो सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव हैं उन्होंने जवाब दिया है कि ये जो चिट्ठी है ये अनुमेय संचार प्रणाली की दायरे में नहीं आती है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। यानी मंत्री जो कह रहा है वो अनुमेय संचार प्रणाली है, उसके अंतर्गत नहीं है। और सरकार जो मतलब एलजी जो हैं वो सारी व्यवस्था छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के कर रहे हैं। आतिशी यानी झंडा नहीं फहरा पाएंगी, ये एक तरीके से स्पष्ट हो गया है समीर जी। तो अब क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया, इसको सुनते हैं। हाँ, मनीष सिसोदिया एमएलए आम आदमी पार्टी के, पूर्व डिप्टी सीएम, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई, कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को, एक डीजी ऑफिस में फोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, वो भेज दो।
पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं, सुकेश जो भी नाम है उनका पूरा, तो इनके ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल के अनुरोध पर फिलहाल आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से विपक्ष के घेरे में प्रधानमंत्री सीधे आ गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहे हैं और उनके शामिल होने के आरोप लग रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक वो पद पर हैं तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। अब विपक्ष के बाद क्या लग रहा है अमलेंदु जी की ये मांग अब जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से भी आ सकती है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव है और ये ऐसा मामला है कि ये महाराष्ट्र में सेबी का मुख्यालय है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे कहीं ज़्यादा असर करती हैं। तो क्या इस पर, और अभी महाराष्ट्र में वैसे भी राजनीतिक गतिविधियाँ एक बहुत ही उथल पुथल मची हुई है एनडीए गठबंधन के भीतर। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर, वहाँ की यूनिट कह रही है कि हम लोग देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे, उनका दावा है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए और गठबंधन के सहयोगी दल जो एनडीए गठबंधन के वो अलग होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इन स्थितियों में क्या लग रहा है कि अब इसके जो एनडीए के भीतर की जो राजनीतिक स्थिति है वो किस तरफ जाएगी? देखिए, एनडीए के अंदर मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी तो राहुल गांधी पर और विपक्ष पर हमलावर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सहयोगी, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है या अजीत पवार की पार्टी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी होती हुई नज़र नहीं आई। तो एनडीए के अंदर इस मामले पे ज़बरदस्त टूटन है, ये तो साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि एनडीए का कोई भी दल भ्रष्टाचार के इतने बड़े मसले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आना नहीं चाहता। दूसरी तरफ समीर जी, एक याचिका अभी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने जो अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने आरोप लगाया है अपनी याचिका में कि जो रजिस्ट्रार है उसने सेबी के खिलाफ जांच में देरी पर याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। ये उनका आरोप है और उसको उन्होंने फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो सेबी प्रमुख है माधवी बुच, उनके हितों का टकराव था, इसलिए अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की उचित जाँच नहीं हो सकी। अब ये देखना है कि सीजीआई इसको एंटरटेन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या इस पर सुनवाई होती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला फिर से पहुंच गया, तो अब ये मामला उलझता हुआ और दिखाई पड़ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा भी है। इसके अलावा जब जिस दिन आई है रिपोर्ट, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नेताओं की ओर से भी ये बात आई है, संजय सिंह भी यही कह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर अब इस रिपोर्ट को लेकर, और जैसा कि सीधे आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयान दिया है, झूठ बोला है, निश्चित तौर पर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा, क्योंकि उसने सीबीआई की मांग को खारिज कर चुका है, एसआईटी बनाने की मांग को खारिज कर चुका है। हाँ, देखिए, अब सुप्रीम, पहले तो ये देखना हो ये याचिका जो गई है उसमें कितनी मेंटेनेबिलिटी है और कितनी उसकी कानूनी जो शर्तें वो पूरी करती है याचिका, एक याचिका के तौर पे। तो अगर वो याचिका के तौर पे पूरी कानूनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन भी कर सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट को सीजीआई के ऊपर है कि वो इस याचिका को कैसा पाते हैं, तो अब ये हो जाएगा। लेकिन ये याचिका पहुंची है, अगर ये याचिका खारिज भी होती है तो और याचिकाएं भी जा सकती हैं। और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी था और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, ये विपक्ष का कहना है, तो उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। राहुल गांधी की भी यही मांग है। उन्होंने जो अपना एक वीडियो जारी किया था उसमें भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और स्वयं सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करे। तो अब ये याचिका जो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में, अब ये जिस समय याचिका सुनवाई होगी इस पर सीजीआई देखते हैं इसको क्या है, ये तो तब मालूम पड़ेगा। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहा है, इसका मतलब ये मामला दबने वाला नहीं है समीर जी। आप राहुल गांधी पे हमला करके या राहुल गांधी के आप खिलाफ खबरें चलवा कर, ट्रोल आर्मी से हमले कराकर इस मसले को दबा नहीं सकते। तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का है इस मामले पे, तो वो राहुल गांधी भी हमला करके जो इस क्राइसिस से बचना चाहती है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है समीर जी। अभी तक ये क्राइसिस मैनेजमेंट में भी वो धार नहीं है, वो दम नहीं है। वही आरोप कि देश को अस्थिर करने की, यानी सरकार पर घोटालों की बात करेगा कोई, सरकार पर आरोप लगाएगा तो देश अस्थिर हो जाएगा। तो देश स्थिर हो जाएगा तो घोटालों की जांच कराइए, पता तो लगे ना। देश को ये जानने का अधिकार है और यही विपक्ष की मांग है। तो जाहिर तौर पर कोई मजबूत तर्क नहीं है राहुल गांधी की आलोचना के भारतीय जनता पार्टी के पास।
वही पुराने उनके पास जो तर्क हैं वही दिए जा रहे हैं और कोई मजबूत तरीके से उसका विरोध फिलहाल नहीं हो रहा है। केवल कुछ लोगों को लगा दिया गया है जो इस मामले में राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। पर राहुल गांधी का जो सवाल है और अब उसमें सीधे तौर पर सेबी की चेयरपर्सन की जिस तरह से संलिप्तता आ रही है, उन्होंने खुद और उनके पति ने इन्वेस्ट कर रखा है, निवेश कर रखा है अडानी की कंपनियों में, और उस निवेश की जानकारी होने के बाद भी वो सेबी की बोर्ड में आती हैं, उसके बाद सेबी की चेयरपर्सन बनती हैं। तो क्या इन सारे चीज़ों में कोई लिंकअप नहीं दिखाई पड़ रहा है? और दिखाई पड़ रहा है सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है जब सबको दिख रहा है? और सरकार फिर इसकी जांच अगर दिख रहा है तो जेपीसी से इसकी जांच कराने में क्यों कतरा रही है? तमाम अब ये मांग हो रही है। सो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की तरफ से भी ये मांग आई है कि इसकी जेपीसी जांच कराकर इसका दूध से दूध का दूध, पानी का पानी साफ कर देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या है, वास्तव में संलिप्तता है कि नहीं है। आप जो ये दावा करते हैं कि उनके दामन पर कोई दाग नहीं, भाई जब कोई जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? तो अगर नहीं है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? यही मांग है सरकार, विपक्ष की, और सरकार उस चीज से बचना चाह रही है। शायद इसलिए बच रही है कि जब जेपीसी बैठेगी, जेपीसी गठित होगी, बहुत सारी पूछताछ होगी, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा। मुझे लगता है अमलेंदु जी यही कारण हो सकता है कि जेपीसी की मांग से सरकार इतना क्यों बच रही है। हाँ, जेपीसी की मांग से इसीलिए बच रही है समीर जी, जैसा आपने बताया, और जो जेपीसी में चीज़ें होती हैं उसको समझा जा सकता है कि जेपीसी जब बनेगी तो जेपीसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग होंगे। और जेपीसी को बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो बुला सकती है, प्रधानमंत्री को भी बुला के पूछताछ कर सकती है, माधवी बुच को भी बुला सकती है, गौतम अडानी को भी बुला सकती है। जाहिर सी बात है कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लोग होंगे तो वहाँ आपस में वाद विवाद भी होगा और मसले की तह तक पहुँचने की कोशिशें भी होंगी, और कोई भी सदस्य किसी भी तरीके की जांच की उसमें प्रक्रिया के तहत चीज़ें मांग सकता है। तो वहाँ दिक्कतें सरकार के सामने आज ये आ सकती हैं कि पता नहीं कौन सदस्य किस कागज पत्तर की मांग कर ले और वो किसी और घोटाले की तरफ भी ले जाता वो दिखाई दे। चूँकि देखिए हिंडनबर्ग, अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि साहब वो एक शॉर्ट सेलर है, मंदलिया है, और वो एक भारतीय कंपनी को टारगेट कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और राहुल गांधी उसको हवा दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप सच मान लिया जाए कि वो शॉर्ट सेलर है, मंदलिया है, वो भारतीय कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या ये अकेली भारतीय कंपनी ऐसी है जो इस तरीके का काम कर रही थी और उसको हिंडनबर्ग ने पकड़ लिया, या इस तरीके की और भी कंपनियां हैं? तो ये मामला क्या सिर्फ अडानी तक सीमित है या इसमें और भी लोग शामिल हैं, और भी कंपनियां इसमें शामिल हैं? हिंडनबर्ग केवल अडानी के पीछे पड़ा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि हिंडनबर्ग केवल अडानी के पीछे पड़ा हुआ है जबकि इसमें और भी कंपनियां शामिल हैं? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी औरों की भी जाँच क्यों नहीं करवाती है? या इस तरीके के मामले होते ही रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हो, भारतीय जनता पार्टी उनमें किसी की जांच नहीं करवाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि वो कहना आखिर क्या चाहती है। राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी की मांग ये है कि ये जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है, इसके आने के बाद नैतिकता के तौर पर सबसे पहले माधवी बुच का सेबी चीफ के पद से इस्तीफा होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी जाँच करने की, और जाँच उन्होंने नहीं जो की, उसमें क्लीन चिट दे दी। और क्लीन चिट देने का मामला इसलिए जोर पकड़ रहा है कि आपके आर्थिक हित जो थे वो अडानी ग्रुप से जुड़े हुए थे, आपने उसमें पैसा लगाया हुआ था। आपका कहना यह कि आपने सेबी का चीफ बनने से पहले वो अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए थे, पति के नाम ट्रांसफर कर दिए थे, पति से आपका तलाक नहीं है, पति आपके साथ रह रहे हैं, आप एक परिवार में हैं, तो ये चीज़ें आपके बीच में हैं। तो ये समझा जा सकता है अच्छे तरीके से कि ये मामला जो है वो ठीक नहीं है, तो सरकार पे इस पर क्या है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और जेपीसी की मांग को लेकर अब सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, विपक्ष उस पर लगातार हमलावर है, और केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि अब दूसरी पार्टियां भी, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी ये मांग कर दी है कि इसकी जांच जेपीसी से कराई जानी चाहिए। सरकार आखिर क्यों जांच नहीं करा रही है, और इसको पहले ही जांच करा लेनी चाहिए थी। मायावती ने अपने ट्वीट में क्या लिखा एक बार देखेंगे। उन्होंने हालांकि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरा भी है, लेकिन अल्टीमेटली उनको कहना ये चाह रही है कि अगर ये इतना बड़ा, इससे लाखों लोगों का हित जुड़ा है, तो इसकी जांच जेपीसी या फिर कोई न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, और पहले ही हो जानी चाहिए थी। इसको इतना तूल दिए जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो सवाल उनका भी यही है कि इसको इतना तूल क्यों दिया गया, न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, जेपीसी की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है।
लिख रही हैं बीएसपी नेता मायावती की पहले अडानी ग्रुप और अब सेबी चीफ संबंधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्त चर्चाओं में है तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देश हित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अडानी और सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि उबाल पर है। तो आगे लिखती हैं कि वैसे ये मुद्दा अब सत्ता और विपक्ष के वाद विवाद से परे केंद्र की अपनी साख और विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार को अब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच अर्थात जेपीसी या जुडिशियल जांच जरूर बैठा देनी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ होता तो बेहतर होता। वो कह रही हैं कि सरकार की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है, सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है, उसकी विश्वसनीयता घट रही है इस मामले पर लेकर। तो निश्चित तौर पर अगर जेपीसी की मांग हो रही है और आरोप इस पूरे मामले में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सरकार की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि सेबी चीफ की संलिप्तता अडानी के साथ है, उसके ग्रुप में उन्होंने निवेश कर रखा है और उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की ओर से हो रही है। तो ये सारे जो एक तार जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं उनको ये पुख्ता कर रहे हैं। और विपक्ष की यही मांग है कि आखिर जांच कराने में जेपीसी से इसकी जांच कराने में सरकार को क्या दिक्कत है। और इसे लेकर केवल बीएसपी ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि एनसीपी और दूसरे नेता भी, और जहां तक ये लग रहा है कि इस पर जो मुख्य सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, केंद्र सरकार में, यानी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, वो भी शायद ही इसमें सरकार का साथ दें। और अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए ये बड़ी विकट स्थिति होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के भीतर हम देख रहे हैं कि सरकार को अपने कई फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल सरकार को कई फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। वापस इसलिए लेने पड़ रहे हैं कि चूंकि सरकार बहुमत में नहीं है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कुछ भी करते रहें, कितनी भी ताल ठोकते रहें, लेकिन ये समझ में आ गया है कि ये 272 की सरकार नहीं है, ये 240 की सरकार है। तो 240 की सरकार के सामने जो मजबूरियां हैं वो ये सरकार अच्छे तरीके से अब समझ रही है। वक्फ बोर्ड पर भी बिल जो था वो गया जेपीसी को इसलिए गया कि सरकार लंगड़ी सरकार है, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, उन बैसाखियों ने इस पर सरकार को समर्थन करने से इनकार कर दिया। इसी तरह डर भी था कि अगर ले आए और वोटिंग करा दी, जी अगर वोटिंग करा दी तो बिल गिर जाता, और बिल गिर जाता तो सरकार गिर जाती। चूंकि जनता दल यू और तेलुगु देशम के सामने बहुत संकट है। अब तेलुगु देशम तो इसके खिलाफ खुलकर के सामने आ गया है। कल ही मैं देख रहा था उनका जो अल्पसंख्यक सेल के महासचिव में उनका बयान है, उनका कि इस पर हम बिल्कुल सहमति नहीं दे सकते और ये संवैधानिक तौर पे ठीक नहीं है, सही नहीं है, और इस पर हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। जनता दल यूनाइटेड के तो भीतर ही एक विद्रोह की स्थिति आ गई है, क्योंकि ललन सिंह ने जिस तरीके से समर्थन कर दिया सदन में खड़े होकर, उसके बाद बताया जाता है कि नीतीश कुमार ललन सिंह से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और पार्टी के अंदर ये बगावत के सुर रहे हैं कि ललन सिंह को हटाओ, मंत्री पद से हटाओ इनको, इसने तो नुकसान कर दिया पार्टी का। पहले भी इन पर आरोप लगते रहे कि भाजपा से मिले, पहले भी आरोप लगते रहे थे। तो यही चीज़ें जो सब सामने आ रही हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि इस मसले पर भी समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता दल यू ने भी इस पर कुछ नहीं कहा और तेलुगु देशम ने भी इस पर कुछ नहीं कहा है। तो दोनों जब जो बैसाखियाँ वो इस पर कुछ नहीं बोल रही, तो समझा जा सकता है कि चीज़ें कहाँ गड़बड़ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ रही है। समझिए, और ये भी दिखाई पड़ा जो ब्रॉडकास्ट बिल प्रसारण विधेयक है उसको भी जिस तरह से सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, ऐसा लग रहा था कि इसे लेकर काफी उत्साहित है, उसको विधेयक ले आएगी ताकि जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी इस पर एक तरह से सेंसर लगाया जाए और जो लोगों को जो भी उसमें कंटेंट बना रहे हैं वो पहले उसको सर्टिफिकेट लें, उसके बाद उसको प्रसारित करें। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने दे रखी है लोगों को, ये उस पर सीधे तौर पर हमला था। और ये आरोप विपक्ष ही नहीं बल्कि मीडिया संस्थान भी लगा रहे थे, उसके अलावा तमाम जो दूसरे नागरिक समुदाय हैं वो लगा रहे थे, बौद्धिक वर्ग के लोग लगा रहे थे। और इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को शायद ये लगा कि अगर इसको हम विधेयक के तौर पर ले आते हैं तो ये अल्पमत की सरकार है, अपनी जिद उस तरह से नहीं चला पाएगी जैसी पिछले 10 साल में चलाती रही। कहीं इसका भी हाल वक्फ संशोधन विधेयक वाला ना हो, इसलिए उसको होल्ड पर रख दिया गया। क्या कहा सरकार ने अमलेंदु जी कि इसको होल्ड पर क्यों रख रहे हैं?
अभी तक ये तो नहीं आया कि होल्ड पर क्यों रख रहे हैं क्योंकि ये बताया भी जाएगा। सबसे बड़ा डर तो यही है। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ा जगह, और जाहिर सी बात है समीर जी, जब ये डर है तो बताया थोड़ी जाएगा जनता को कि इस डर की वजह से हम इसको होल्ड पर रख रहे हैं। तो कुछ भी तर्क दिया तो वक्फ संशोधन विधेयक में भी नहीं बताया उसमें भी नहीं बताया गया कि ये पास नहीं हो पाएगा इसलिए हम भेज रहे हैं। तो ये बताया तो नहीं जाएगा कि ये क्यों नहीं भेजा जा रहा है। समझने वाले समझ ही लेते हैं। हाँ, समझने वाले समझ लेते हैं, जैसे हम लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, विपक्ष समझ रहा है। और विपक्ष तो खुल के कह रहा है। कल तो गौरव गोगोई ने साफ तौर पे कहा, ट्वीट किया कि भाई 12 अगस्त तक संसद चलनी थी और चूंकि ये मामला आ गया था हिंडनबर्ग वाला और इस पे कुछ बात होती थी, इसलिए सरकार ने पहले ही उसको जो था वो सदन को स्थगित कर दिया। और जबकि वित्त मंत्रालय से संबंधित तारांकित प्रश्न जो था वो था, पहला प्रश्न वही था जिसपे सरकार को जवाब शेड्यूल था, जवाब देना था, तो जवाब नहीं देना पड़े, तो उसके लिए उस सरकार ने किया है। तो ये जो वापस ब्रॉडकास्ट बिल, देखिए समीर जी, ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए सरकार की मंशा क्या थी जिस पे लगातार चर्चा हो रही थी, और तमाम यूट्यूबर्स भी जो थे वो भी इस पे बातचीत कर रहे थे, और जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस पे सब चर्चा कर रहे थे कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर अंकुश लगाने का मामला था। हालांकि ये अगर बिल बन भी जाता और पास भी हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये गिर जाता, चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मूल अधिकार समझा जाता है। तो ये उस पर अंकुश लगाने की एक तैयारी थी। असल में हुआ ये कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से जो कॉर्पोरेट मीडिया था उसने तो पूरी तरीके से मोदी भक्ति दिखाई, 400 पार उसने दिखाया, और जो अल्टरनेटिव मीडिया है जो उसको समझाया जाता है तो उसने जो था वो खुलकर चीज़ें सामने रखी, क्या मुद्दे चल रहे हैं, जनता क्या सवाल कर रही है, जनता क्या पूछ रही है, जमीनी सच्चाई क्या है, वो उसने खुलकर के रखी। और हुआ ये कि जो चुनाव के मुद्दे तय हुए वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से तय हुए। तो इससे अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये मुसीबत जो है ये सोशल मीडिया हो गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी जो सरकार में आई 2014 में तो इसी सोशल मीडिया का उपयोग करके आई थी, लेकिन उसे लगा कि भाई देखिए जो राजनीति में एक सिद्धांत होता है कि जिस कंधे पे आप पैर रख करके चढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको लात उस कंधे पर मारनी होती है ताकि ये कंधा किसी और को ऊपर ना चुका दे या खुद ऊपर ना आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इसी सोशल मीडिया के जरिए आई थी, तो वो उस पर कंधे पर लात मारना चाहती थी ताकि दूसरा कोई इसकी सीढ़ी पकड़ कर ऊपर ना आ सके। तो ये शह मात के खेल होते हैं जो राजनीति में वो था, लेकिन इसमें सरकार पीछे जो हटना पड़ा है उसमें भी साफ साफ ये दबाव था कि इसमें भी शायद उसके सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिलेगा कि इस तरीके से, चूंकि देखिए ये खतरा कोई विपक्ष के लिए या जो अपनी बात कह रहे हैं स्वतंत्र लोग उनके लिए नहीं था, ये जो सहयोगी दल हैं उनके लिए भी खतरा था कि सब चीज़ें सरकार से तय होकर के ही सामने आएंगी, यानी खबरों पे एक तरीके से सेंसर होगा। तो ये चीज़ें उसका विरोध समझ में आ रहा था, तो इसीलिए सरकार को इस पर बाध्य होना पड़ा और उसको वापस लिया। उसी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने पर वापस नहीं लिया, उसको जेपीसी को सौंप दिया गया है। जेपीसी को सौंप दिए जाने का मतलब ही है कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यानी अब उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर लग रहा है कि सरकार अब किस तरह से दबाव में काम कर रही है और कैसे उस पर सहयोगी दलों का दबाव हावी है। विपक्ष के दबाव में आकर सहयोगी दल सरकार पर दबाव बना रहे हैं और इन दबावों के आगे सरकार को कैसे झुकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यह समझ में आ रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने में और अल्पमत की सरकार चलाने में क्या फर्क होता है। जो ये बात वो बार बार कई भले कह रहे हों कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में आए हैं और देश में दूसरी बार ऐसा मौका है जब कोई सरकार लगातार 3 बार रिपीट हो रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सरकार रिपीट भले हुई है, प्रधानमंत्री रिपीट हुए हैं, उन्होंने अपने मंत्रियों को रिपीट किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये 303 वाली सरकार नहीं है। 272 का बहुमत चाहिए लेकिन उसके पास 240 सांसद ही हैं। 303 से लेकर वो 240 पर पहुंची है और जो उसके एनडीए के सहयोगी दल भी थे अभी तक वो शांत बैठे रहते थे, लेकिन अब उन्होंने भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और दबाव इस तरह का कि अपनी मांगे मनवा ले रहे हैं वो हर तरह से, चाहे वो बजट में फंड एलोकेशन की बात हो, चाहे वो वक्फ संशोधन विधेयक का मुद्दा हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दे हो। अब इन्हीं स्थितियों में ये लग रहा है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पर क्या सरकार को जेपीसी बनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिस तरह से इस मामले में पूरी तरह से केवल प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा जा रहा है,
सीधे उनकी संलिप्तता बताई जा रही है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके चाहे ये पूरा घोटाला नहीं हुआ होता, ये रुक सकता था। अडानी से उनके संबंध जग जाहिर हैं। उसके अलावा जो सेबी की चेयरपर्सन है उनके साथ उनके संबंध जग जाहिर है। पहले उनको बोर्ड में रखा गया, फिर उनको चेयरमैन बनाया गया। अडानी और सेबी की चेयरपर्सन के जो व्यावसायिक रिश्ते हैं वो सबको पता है। इन परिस्थितियों में अब विपक्ष इस तरह से हमलावर है कि जेपीसी की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की भी आज दिल्ली में एआईसीसी में, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहां एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर कैसे रणनीति बनाई जानी है, किस तरह से सरकार को लगातार घेरे रहना है, और संसद के सत्र तक अगर इस पर सरकार कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाती है तो संसद में उसको किस तरह से घेरा जाएगा, इन सब मामलों पर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और भी कई मुद्दे हैं उनके एजेंडे में इस पर बातें होगी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी इसमें काफ़ी रणनीतिक तौर पर बातचीत हो रही है। और जो इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल हैं उन्हें किस तरह से इसमें अपने साथ जोड़ करके और सरकार के खिलाफ हमलावर होना, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। तो अब अमलेंदु जी, ये लग रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसकी वजह से सरकार ने संसद को एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया, सत्रावसान कर दिया। लेकिन लगता नहीं है कि ये संसद में भी बचेगी। अगर तब तक नवंबर दिसंबर में जो विंटर सेशन होगा, अगर तब तक कोई फैसला इस पर नहीं लेती है सरकार, तो वो विपक्ष के हमले से बचने वाली अब नहीं। देखिए, विपक्ष के हमले से बचने वाली नहीं है। और समीर जी, देखना ये होगा कि इसके बाद हिंडनबर्ग क्या कुछ और भी कुछ लेकर आता है। अभी तो महत्वपूर्ण बात ये है, चूंकि अभी हुआ ये कि जो सेबी ने जब नोटिस इशू किया हिंडनबर्ग को, उसके बाद उसने कहा कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, और भारत में कुछ बड़ा उसने ये रिपोर्ट जारी कर दी कि सेबी चीफ जो है वो तो खुद अडानी के शेयर खरीद चुकी हैं और इनका उसमें निवेश है अडानी में, और तो ये जाँच कैसे कर सकती हैं, ये रिपोर्ट को ले आया। अब क्या सेबी, अब जैसे कल सेबी की तब से था कि भाई आप हिंडनबर्ग पे ध्यान मत दीजिए, निवेशकों से उन्होंने कहा, और कल शेयर बाजार नहीं गिरा, वो हरे चला, तो बड़ी खुशियां मनाई गई भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कि देखिए कोई असर नहीं हुआ इसका, हिंडनबर्ग का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि अडानी पे असर हुआ। अडानी के शेयर जो थे केवल एक को छोड़ के बाकी सब जो थे वो लाल में खुले और लाल में ही जाके बंद हुए, यानी नीचे गिरे उनके अडानी के खुद के शेयर। तो लेकिन ये शेयर, ठीक है, शेयर मार्केट का अपना एक हो सकता है काम करने का कुछ तरीका हो, लेकिन ये आगे चल के क्या विवाद और बढ़ेगा। अब जैसे आपने कहा कि भाई ये अगले सत्र तक खींचेंगे, अभी आप इसको नहीं मान सकते हैं, विपक्ष अपने आंदोलन कर सकता है, सत्र नहीं चल रहा है, आपने सत्र पहले उसका अवसान कर दिया। विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, उसके बाद फिर सत्र होगा तब ये मुद्दा आएगा। मुद्दा ये दबने वाला नहीं है, चूंकि इसमें ये हो गया है, जो चूंकि विपक्ष का आरोप है कि इसमें कोई बड़ा घोटाला है, बड़ा घपला है, जैसा कि कांग्रेस ने ट्वीट किया कि दोस्त के लिए दोस्त को धोखा दे रहे हैं मोदी। तो ये समीर जी, अभी तक तो ये था कि भाई A1 A2 करके बात की जा रही थी सदन के अंदर, अब तो कांग्रेस खुल करके बड़ा आरोप लगा रही है कि मोदी जो हैं वो अडानी के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। अभी तक सीधे सीधे हमले जो थे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके से नहीं हुए थे कि मोदी इसमें शामिल है। अब तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि मोदी इस घोटाले में शामिल है। कांग्रेस का जो आरोप है, जो कांग्रेस का ट्वीट है, वो यही कहता है कि देश के दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। गोलमाल है, अभी सब गोलमाल है। दूसरा ट्वीट कांग्रेस का ये कहता है। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि माधवी बुच का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। संजय सिंह मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मायावती कहनी है कि जेपीसी जांच होनी चाहिए, चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद का विषय हो गया है और सफाई देने के बावजूद विवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी हर तरफ से जब ये मांग उठ रही है कि जेपीसी, तो ये जेपीसी तो आपको बनानी पड़ेगी। आज बनाइए, चाहे 4 महीने के बाद बनाइए, जब संसद का सत्र होगा। भाई संसद का सत्र आपकी बाध्यता है, 6 महीने में एक बार तो बुलाना ही पड़ेगा ना। तो वो बाध्यता है, वो आपको बुलाना पड़ेगा। भाई आप शीतकालीन सत्र को आप डिले कर सकते हैं, बजट सत्र तक खींच कर ले आने की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने में आपको बुलाना पड़ेगा। भले ही एक दिन के लिए आप बुलाइए, लेकिन एक दिन के लिए भी अगर आप सत्र बुलाएंगे तो ये मांग उठेगी, और ये मांग उठेगी तो आपको विवश होना पड़ेगा। विपक्ष प्रस्ताव लेकर आ सकता है इसको, तो फिर ये सरकार दबाव में आएगी। और चूंकि सरकार को इस मसले पर अपने सहयोगियों का समर्थन किसी भी तरीके का नहीं मिल रहा है, सहयोगियों छोड़े, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उनकी खुद की ट्रोल आर्मी है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का भी समर्थन इस मसले पर नहीं मिल रहा है। किसी का कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया है, जो बड़े, चाहे राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, किसी का हम लोगों ने नहीं, एकदम खामोश है। मतलब ट्वीट तो छोड़िए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री आए, तमाम मामलों में अक्सर वो ट्वीट करते हैं, तमाम मामलों में
सर्वे करते हैं तो और भी लोग हैं जो भारतीय, जो प्रधानमंत्री के भी नज़दीकी समझे जाते हैं, वो लोग भी सब इस पर एक तरीके से खामोश हैं। बिल्कुल केवल गिने चुने लोग जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। कंगना रनौत संभाले हुई हैं। अब कंगना रनौत को कितनी पॉलिटिक्स की समझ है और कितनी भी पॉलिटिकल है वो ईश्वर जाने, लेकिन वो आजकल स्मृति ईरानी की जगह खाली हुई है, उसको भरने की कोशिश कर रही हैं, तो ठीक है वो लगी हुई हैं, वो बोल रही हैं। गिरिराज सिंह जो है वो तो पाकिस्तान भेजो मंत्री कहे जाते हैं, बात बात पे पाकिस्तान लोगों को भेजते हैं, तो वो बोल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जो है वो मंत्रिमंडल से बेरोजगार हो चुके हैं, तो वो बोल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन कितने लोगों ने इन लोगों को गंभीरता से लिया? सवाल ये है जनता ने इनकी कितनी बात सुनी। जनता राहुल गांधी की बात सुन रही है, राहुल गांधी ने सवाल उठाए। जनता संजय सिंह की बात सुन रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। कांग्रेस लगातार हमला कर रही है, कह रही है कि भाई दोस्त को बचाने के लिए देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो जनता के बीच जो संदेश जा रहा है माने वो रखता है कि जनता किस संदेश को ग्रहण कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ये एक चुनौती होनी का मतलब ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है। विपक्ष अपना नैरेटिव सेट करने में सफल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ट्रोल आर्मी को उतार करके भी नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है, और ये जनता के बीच संदेश जा रहा है कि इस मामले में कोई ना कोई बड़ा गड़बड़ झाला है इसमें। और जिस दिन रिपोर्ट आई उसी दिन राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो याचिकाएं दायर की गई थी, ये मांग की गई थी कि हिंडनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, उसमें ये कहा गया था, उस मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया था। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि जांच का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है कि जिसको जांच सौंपी जा रही है जिस एजेंसी को, उस एजेंसी की चीफ ने खुद ही जिसके खिलाफ आरोप है उसकी कंपनियों में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और ये रिपोर्ट आने के कुछ देर बाद ही उन्होंने जारी किया था। वही मांग संजय सिंह भी कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और उनका आरोप तो बहुत ही बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, बिना उनके रहते जांच संभव नहीं है। पहले सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो इनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू। तो राहुल गांधी ने इसमें जांच एजेंसियों को भी जिस तरह से घेरा है, और जांच एजेंसियों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमलावर है या मुद्दे उठा रहा है, जांच की मांग कर रहा है, उसके खिलाफ एजेंसियों को लगा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब वायनाड की यात्रा पर थे तब उन्होंने देर रात ट्वीट करके कहा था कि उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बजट की आलोचना की, सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उसके बाद आज का एक वो है सुप्रिया सुले जो एनसीपी नेता हैं, उन्होंने कहा है कि उनका बहुत बड़ा आरोप है कि जैसे ही वो पार्लियामेंट में सरकार की आलोचना करती हैं, जब भी करती हैं, उनके पति के खिलाफ आईटी एक नोटिस भेज देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस भेज देता है। तो इस तरह से जांच एजेंसी और तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी जा चुकी है, हो भी रही है, चल रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों में अभी तक कोई ठोस सबूत इन एजेंसियों के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार मिल रही है, बावजूद इसके ये एजेंसियां अपनी जो कार्यशैली है उसमें बदलाव नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी का वही कहना था कि सरकार बदलेगी। अब जांच एजेंसियों के साथ भी जो लोग हैं उसमें इस तरह से सरकार
के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अमलेंदु जी, क्या इसमें बदलाव दिख रहा है? जिस तरह से राहुल गांधी को ईडी से जानकारी मिली कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, और भी कई चीज़ें, या हम ये देख रहे हैं कि जैसे जमानत की अर्जी मनीष सिसोदिया की हो चाहे अरविंद केजरीवाल की हो, अब जिस तरह से ये एजेंसियां वहाँ पर कोर्ट में अपनी बात को रख रही हैं, अपने पक्ष को रख रही हैं, उसमें पहले की तुलना में अंतर तो दिखाई पड़ रहा है। ये काफ़ी अंतर दिखाई पड़ रहा है समीर जी। और एजेंसियाँ एक तरीके से देखा जाए तो अदालतों में अब मुंह की खा रही हैं। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जो उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, हेमंत सोरेन को जो जमानत दी हाई कोर्ट ने, और उसके खिलाफ ईडी आई जब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, बहुत सख्त टिप्पणी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बहुत अच्छा निर्णय हाई कोर्ट का है, उसने सारे पहलुओं पर इस पे विचार किया, कोई केस बनता ही नहीं। यानी कि एक तरीके से ईडी को ज़बरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट की लगी कि आप फर्जी मुकदमा तैयार कर रहे थे। केजरीवाल के मामले में भी यही हुआ और मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही हुआ। मनीष सिसोदिया बाहर आ गए। यहाँ तो दोनों ईडी और सीबीआई की दोनों की जमानत याचिकाएं एक साथ सुनी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में। अब अरविंद केजरीवाल की जो जमानत की जो इसकी याचिका है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी अवैध की है, जो हाई कोर्ट से खारिज हो गई उनकी, उसके खिलाफ वो अपनी अपील लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी, तो वहाँ फिर डांट फटकार ईडी को लग सकती है। तो जिस तरीके से ईडी को डांट फटकार लगातार कोर्ट्स में लग रही है और बेचार नजर आ रही है, बेचारी नज़र आ रही है ईडी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई, और एक तरह से कहा जाए कि सरकार का जो काम करना है उस तरीके से टिक नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है और वो सूचना आधी रात में राहुल गांधी को कोई ईडी का ही बड़ा अफसर दे देता है, चूंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी के सोर्सेज से ही उनको मालूम पड़ा है, तो वो कह रहे हैं जब ईडी के सोर्स से, तो ईडी का जाहिर सी बात है कि वो सोर्स कोई बड़ा अधिकारी होगा जिसको ये बात मालूम होगी। क्योंकि किसी चपरासी को तो नहीं मालूम होगा ना कि राहुल गांधी क्या होगा भी तो राहुल गांधी को थोड़ी मैसेज कर पाएगा, राहुल गांधी को मैसेज नहीं कर पाएगा यहाँ। तो इसका मतलब कोई बड़ा आदमी था जिसने राहुल गांधी को सूचना दी और ये सरकार से लीक हो गया। अभी तक सरकार की चीज़ें लीक नहीं होती थी। आपको याद होगा समीर जी की जब वो नोटबंदी लागू हुई तो जो नरेश अग्रवाल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उस समय समाजवादी पार्टी के सांसद थे और राज्यसभा में उन्होंने था वो अरुण जेटली से कहा कि हमारे मित्र जेटली जी, अगर इनको भी मालूम होता कि नोटबंदी लागू हो रही है तो कम से कम ये मुझको तो बता देते। इनको भी नहीं मालूम था और खी करके अरुण जेटली रह गए थे। ये प्रतिवाद नहीं कर पाए कि उनको मालूम था कि नोटबंदी हो रही है और नरेंद्र मोदी जो है वो रात को 8 बजे आकर घोषणा करने वाले हैं। यानी इतना बड़ा फैसला जो था वो नरेंद्र मोदी को सिर्फ अकेले मालूम था कि वो नोटबंदी हो रही है, किसी को नहीं मालूम था। तो ये फैसला कैसे बाहर आ गया, इसका मतलब कि अब सरकार का जो तंत्र है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, उसमें छेद हो चुका है। तो ये समझा जा सकता है कि जो सिस्टम है, नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में सिस्टम जो है, उस सिस्टम को ये मालूम पड़ गया है कि नरेंद्र मोदी अब 303 के नहीं 240 के मालिक हैं और 240 के मालिक हैं तो कभी भी गिर सकते हैं। और 33 जो है वो कभी भी इधर से कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं, एब्सेंटी हो जाएंगे तब भी काम खराब हो जाएगा मोदी जी का। तो उस सिस्टम को ये मालूम पड़ गया और सिस्टम को ये मालूम पड़ गया है कि 240 के बल पे ये सरकार अब कुछ कर नहीं सकती है, सिर्फ खी कर सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इससे अब सरकार को समझ में आ रहा है कि चीज़ें खराब हैं। इसलिए आपने कहा कि ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो रहा है, वो भी इसलिए वापस हो रहा है। वक्फ बोर्ड का मामला जेपीसी को जा रहा है, इसलिए जा रहा है। इस मसले पर जेपीसी से घबरा रही सरकार, बच रही है, इसी वजह से हो रही है। संसद का सत्र 1-2 दिन पहले खत्म कर देना पड़ रहा है। गौरव गोगोई साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई इसलिए आपने पहले कर दिया, चूंकि सदन में इस पर चर्चा होती और वित्त मंत्रालय में तारांकित प्रश्न लगा हुआ था, पहला प्रश्न इसी पे जवाब देना था वित्त मंत्रालय को। तो ये जिस तरीके से सरकार अब दबी नजर आती है और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर, अब सीधे सीधे विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन घोटाले घपलों में शामिल है, जो कि कांग्रेस का ट्वीट कह रहा है। संजय सिंह इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो इस्तीफा मांगते हुए भी संजय सिंह ये कह रहे हैं। तो कांग्रेस का ट्वीट जो है, वो कांग्रेस जो बड़ा आरोप लगा रही है और उसका ये कहना है कि मोदी जो है वो देश के लिए, दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं, गंभीर आरोप है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार कर रही है तो ठीक है, और अगर स्वीकार नहीं कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका प्रतिवाद करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि मोदी जी दोस्त के लिए देश को धोखा नहीं दे रहे हैं। मोदी जी के दोस्त अडानी नहीं है, ये भी बताया देश को, और मोदी जी इसकी जांच कराएंगे, ये भी देश को बताया जाए, तभी ये आरोप जो गलत साबित होगा। वरना लोग तो ये सच मानेंगे जो कांग्रेस कह रही
रही है मोदी जी जो देश के लिए, दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। तो एक बार कांग्रेस का वो ट्वीट देखते हैं, एक लाइन का ट्वीट, लेकिन बहुत गंभीर बात, बहुत गंभीर आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, नहीं बल्कि सीधे सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि मोदी जी देश के लिए, दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं, पीएम मोदी। और उसके अलावा वो तमाम जो ये एक लाइन का जो ट्वीट है, आप इसको देख सकते हैं कि मोदी दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। और जिस तरह से ये हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई और बीजेपी के कुछ नेता अपने सधे सधाए ढर्रे पर सीधे राहुल गांधी पर हमलावर हो गए कि वो इस मुद्दे को उठाकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। वो हर चीज को, प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाने को, सरकार के खिलाफ सवाल उठाने को, वो देश से जोड़कर देख लेते हैं और उनका लगता है कि ये आलोचना, ये सारी चीजें ये देश के खिलाफ हो रही है। उनको ये नहीं पता है कि लोकतंत्र की ये बुनियादी चीज है कि आप सरकार की जो कार्य प्रणाली है, उसका जो जिस तरह से वो काम कर रही है, जो उसकी योजनाएं हैं, उन पर हर व्यक्ति को और खास तौर पर विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, सुझाव देने का अधिकार है। ये नहीं कि सरकार जो कह दे जैसे चला रही है सीधे आप उसको मान लीजिए, उसमें चाहे लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा हो, चाहे सरकार की योजनाओं का किसी को फायदा मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, लेकिन उसकी तारीफ करते जाइए। ये लोकतंत्र नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ, उससे यही लग रहा है। उसी के जवाब में ये ट्वीट मुझे लगता है अमलेंदु जी देखा जाना चाहिए कि अब मोदी जी अपने दोस्त के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। तो ये एक देश विरोधी काम वो कर रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट का मतलब निकल रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से सीधे प्रधानमंत्री को घेरा है, वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। संजय सिंह सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए इसकी जांच हो ही नहीं सकती। जेपीसी तो बैठनी ही चाहिए, लेकिन वो अपने दोस्त की, उनका आरोप है कि अडानी के खिलाफ जो भी जांच होगी उसको वो प्रभावित करेंगे। संजय सिंह क्या कह रहे हैं सुनते हैं। और ये बड़ा निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे घोटाले में, जो लाखों करोड़ रुपए का ये घोटाला है, इसमें पीएम मोदी खुद शामिल हैं। ये आरोप है संजय सिंह का। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्राफ करके है, वो समधी है सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए। तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी, वो शामिल है।
तो बड़ा आरोप संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, वो लगा रहे हैं कि ये मामला घोटाला केवल एक कॉरपोरेट घराने के से जुड़ा हुआ नहीं है, सेबी की चेयरपर्सन से जुड़ा हुआ नहीं है, लाखों करोड़ों भारतीयों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं, ये कहना है संजय सिंह का। और ये इस मामले में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जेपीसी की मांग जो पूरा विपक्ष कर रहा है। और ये भी कह रहे हैं, जैसा कि अभी बीएसपी नेता मायावती ने भी कहा कि पहले ही जांच करा लेनी चाहिए थी, वही बात संजय सिंह भी कह रहे हैं कि हम लोग इस रिपोर्ट का, जब पहली रिपोर्ट आई थी 18 महीने पहले, तभी से हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जेपीसी जांच कराई जाए, तभी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो जानबूझ करके अडानी ग्रुप को टारगेट कर रही है, तो क्या इन आरोपों में कितना दम है? मतलब कहने का कि जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जब तक जांच नहीं हुई है तब तक कैसे क्लीन चिट दी जा सकती है। और जिस सेबी ने उनको क्लीन चिट दी है, उस सेबी की चेयरपर्सन का खुद ही उनकी अडानी की कंपनियों में अगर इन्वेस्टमेंट है, तो वो उनकी क्लीन चिट का मतलब क्या होता है? ये तो और भी ज्यादा संदेह को पुख्ता कर देता है। अमलेंदु जी, इस मामले को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि पहली बात तो ये कि सेबी की चेयरपर्सन 2017 के बाद उस बोर्ड में रही हैं, 22 में उनको चेयरमैन बना दिया गया और 15 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इस पद पर जो एक लैटरल एंट्री के थ्रू, चूंकि ये नॉन आईएएस पहली बार ये कोई इस पद पर बना हुआ है, इसके पहले बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बनाया जाता था। दूसरे ये भी बात है कि ये तो खैर है कि पहली बार कोई महिला वहाँ इस पद पर आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिसको भी बनाया जाता है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसको खंगाला जाता है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने पे क्या ये नहीं पता चला होगा कि इनका और इनके पति का अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुआ है? बिल्कुल, ये बड़ा आरोप है और ये बड़ा गंभीर मसला है समीर जी। चूंकि जब बनाया गया होगा, जाहिर सी बात है कि आप किसी भी पद पे कोई नियुक्ति करते हैं, उसकी एक नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। और समीर जी, ये तो सेबी के प्रमुख जैसा पद है, बड़ा साधारण यूपीएससी क्वालिफाई करके कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी सारी जन्म पत्री कुंडली सब निकाल ली जाती है कि कहीं कोई मुकदमा तो नहीं है, कहीं किसी पुलिस वेरिफिकेशन है, घर तक सब कुछ होता है। और सेबी के चीफ जैसे बड़े पद पे व्यक्ति जा रहा है, वहां तो उसके बारे में कोई छानबीन नहीं की गई, उसके क्या आर्थिक हित हैं ये नहीं देखा गया। तमाम उसने प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, बड़े पदों पे काम किया है, तो उसने क्यों इस पर नहीं देखा गया? तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ माधवी बुच जो है वही नहीं फंस रही है, माधवी बुच को नियुक्ति देने वाली जो समिति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और समिति में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। विपक्ष इसी को लेकर सवाल उठा रहा है कि इस समिति ने जिसने इनकी नियुक्ति की, उस समिति ने आखिर इनके अतीत जो है उसकी कोई छानबीन क्यों नहीं की? और अगर छानबीन की तो क्या इन्होंने समिति को बताया था कि उन्होंने अडानी के शेयर खरीदे थे और वो शेयर उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिए? यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया है, उन्होंने भी जो है इस्तीफा मांगा है माधवी बुच का। और वो कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि अडानी मामले को संभालने में सेबी प्रमुख के हितों के गंभीर टकराव के बारे में जरा भी संदेह नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने अपारदर्शी टैक्स हेवन आधारित निवेश कंपनियों में निवेश किया है, प्रतिभूति नियामक के रूप में उनकी भूमिका में गंभीर टकराव है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो यानी माधवी बुच के इस्तीफे की मांगे जो हैं वो लगातार उठ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। देखना यह है कि सरकार कब तक माधवी बुच के समर्थन में, उनके बचाव में खड़ी रहती है। क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है और ये सवाल उठने लगे हैं, आम जनता के मन में सवाल उठने लगे हैं कि माधवी बुच को भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई स्टेक नहीं है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का इससे लेना देना नहीं है या प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो इसकी तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए थी, माधवी बुच को बर्खास्त कर देना चाहिए था या उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो लोगों के मन में यह संदेह भरता जा रहा है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, इसका मतलब वो आरोप कहीं ना कहीं सही है, तभी भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच नहीं करवा रही है, माधवी बुच से इस्तीफा नहीं मांग रही है समीर जी। तो ये संदेह अब बढ़ता जा रहा है और माधवी बुच के इस्तीफे की मांग भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, माधवी बुच के इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए कि कई सारे मामले हैं। पहली बात तो उनकी नियुक्ति जिस तरह से हो रही है, और उनकी नियुक्ति के पहले उनका इन्वेस्टमेंट अडानी की कंपनियों में रहा है, उनके पति का इन्वेस्टमेंट रहा है, और इन्वेस्टमेंट उस जरिए रहा है, यानी जो मॉरिशस, सिंगापुर, तमाम
दूसरे देशों में जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है, यानी सीधे तौर पर निवेश नहीं है। अडानी की कंपनियों में वहाँ जो कंपनियाँ वहाँ से काम कर रही हैं इन देशों में, फिर वो भारत के जो सिक्योरिटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ निवेश हो रहा है। इन सब के बाद उनको बोर्ड में जो सेबी बोर्ड है जो इन सारे मामलों की एक निगरानी रखता है, जांच करता है, जो कुछ भी निवेश यहाँ पर हो रहा है, मार्केट की पूरी देखरेख करता है, उसमें उनको बोर्ड में मेंबर बनाया जाता है और फिर उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। तो सवाल तो एक बड़ा है कि क्या उनकी जांच नहीं की गई, और दूसरी ओर एक सवाल ये भी है कि क्या उनकी यही योग्यता थी कि अडानी से उनके इस तरह के जो कॉरपोरेट रिलेशंस थे, जो व्यावसायिक रिश्ते थे, क्या इसी वजह से उनको किया गया ताकि जो भी चीज़ें होती रहे वो किसी को पता न चले? क्योंकि सेबी का कोई दूसरा चेयरमैन होता और वो इनके विश्वास में नहीं होता, उस तरह से इनके कॉन्फिडेंस में, तो हो सकता है कि वो ऐसे क्लीन चिट न देता जैसे अभी मिल गई है, या फिर उसकी जो कुछ इसमें खामियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, वो सब बाहर आती और उजागर होती। इन सारी चीज़ों को लेकर अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष ही नहीं बल्कि जो एक कह लीजिए कि सिविल सोसाइटी है, उसकी तरफ से भी ये बार बार मांग हो रही है कि इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है, शामिल है माधवी बुच, वो इस्तीफ़ा दें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही है विपक्षी पार्टियों की ओर से। कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा आरोप लगा दिया है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये मामला कहाँ जाता है? जो विपक्ष की मांग है कि जेपीसी से इसकी जाँच कराई जाए, ये मांग स्वीकार की जाती है या नहीं की जाती है, लेकिन ये तय है कि अगर ये मांग जेपीसी से जांच की मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो इस पर विपक्ष चुप नहीं बैठने वाला है, और विपक्ष का प्रतिरोध बर्दाश्त करने की स्थिति में इस समय भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं है, क्योंकि ये सरकार पुरानी सरकार नहीं है, एनडीए 3 सरकार है जो कि अल्पमत की सरकार है, और सहयोगी दलों का जो विश्वास है वो हर एक मामले पर सरकार को नहीं मिल रहा है। उसके उदाहरण लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो आज की इस चर्चा को जो ब्रेकिंग न्यूज़ कार्यक्रम है, हम यहीं विराम देते हैं। तमाम दूसरे जो आपको खबरें हैं, अपडेट्स है, वो डीबी लाइव पर मिलते रहेंगे। जो नियमित कार्यक्रम है 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया, और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट, उन्हें देखना ना भूलें। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।